रुपए का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना दो अलग अलग बात है। कि मुझे लगता है 2030 से पहले पहले हम विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं। अगर विश्व युद्ध छिड़ता है तो सबसे काम का एसेट यही रहने वाला है। कोई भी देश नेगेटिव जीडीपी दिखाता है तो उसको मंदी में मान लिया जाता है। इन्होंने उसका काट, तो आपको लगता है कि ऐसी जनता आपको वोट देगी? तो डॉलर मजबूत होने से रुपए की कीमत गिर रही है। रुपया कमजोर होने का मतलब कुछ और होता है। ये मैं बहुत टेक्निकल बात पे जा रहा हूं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में यूथ आ सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो भारत का भविष्य है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बेबाक पल्लवी लाइव। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। दुनिया इस वक्त बेहद ही अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। अगर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अमेरिका का ईरान से युद्ध चल रहा है। इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका उतरा हुआ है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग लगातार हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से चल रही है। और इस सब के बीच में जो हालात हैं वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अब सिल्वर और गोल्ड के प्राइस कभी आसमान छूते हैं तो कभी जमीन पर आकर गिर जाते हैं। इसके साथ ही इसका सीधा असर क्रूड ऑयल पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से कभी अमेरिका बंद कर देता है तो कभी ईरान। और दूसरी तरफ अब इसमें एंट्री हो चुकी है हूती की। हूती इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं ईरान का, और चीन के जहाज वो अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है, और इसका भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा? क्या भारत इतना सक्षम है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके रख सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है? और क्या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा अभी मजबूत है कि वो तीसरे विश्व युद्ध को भी झेलने के लिए पूरी तरीके से खड़ी हो चुकी है? इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट शरद कोहली जी। शरद जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, और मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप जो देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये स्थिति बनी हुई है, जो दो देशों की लड़ाई लग रहा है, चाहे वो हम अमेरिका और ईरान की बात करें, इजराइल ईरान की बात करें, रूस की बात करें, ये आपको सिर्फ दो देशों की लड़ाई लग रही है, फिर ऐसा लग रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गहरा जख्म मिलने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, जब पहले फोन्स हुआ करते थे, बहुत साल पहले MTNL वगैरह के फोन्स होते तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल होता था, क्रॉस कनेक्शन। दो लोग बात कर रहे होते थे तो बीच में कोई तीसरा भी कूद पड़ता था। आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आपको याद है उसको, क्रॉस कनेक्शन। तो मुझे लग रहा है इस लड़ाई में अब क्रॉस कनेक्शन बन चुका है। और रशिया यूक्रेन की लड़ाई को आज चलते हुए करीब 4.25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 4.5 होने वाले हैं बल्कि। और अमेरिका, ईरान, इजराइल को आज 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। पर अब हम शुरू से ही अंदेशा था कि शायद ईरान और अमेरिका की लड़ाई में रशिया और चाइना का कहीं सपोर्ट तो नहीं आ रहा है। ईरान कैसे इतना बढ़ चढ़ के अपने आप को इतना ताकतवर दिखा रहा है, जब अमेरिका का हमला होता है वापस धमकी देता है। तो किस दम पे धमकी दे रहा है? क्योंकि ईरान भले ही 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों का देश है, पर मिलिट्री तौर पर को उतनी बड़ी ताकत नहीं है उनके पास। ठीक है, मिसाइल्स बहुत हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका कहते हैं कि अभी एनरिच्ड न्यूक्लियम है नहीं, यूरेनियम जो उन्होंने किया था। तो शुरू से अंदेशा था कि किसी का हाथ तो है पीछे। अब हाल के कुछ दिनों में वो हाथ सामने दिखाई देने लगा है, क्योंकि हाल में यूक्रेन ने एक ईरान के शिप पर अटैक किया, जिसका ईरान ने बहुत विरोध किया। और इस बिना पर अटैक किया कि उसमें कहीं रशिया से आर्म्स का आदान प्रदान किया जा रहा है। इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। तो और चाइना का तो पहले ही लोगों को शक था कि चाइना पीछे से हेल्प कर रहा है। क्यों? अब आप कहेंगे कि रशिया बीच में क्यों कूद पड़ा? क्योंकि यूक्रेन का अमेरिका ने भर भर के सपोर्ट किया है। आप अगर व्हाइट हाउस में जेलेंस्की साहब के ट्रिप देख लें, तो ऐसा लगता है कि कोई उन्होंने चलिया रखा हुआ है कि कितनी बार वो चक्कर मारते हैं व्हाइट हाउस के। उन्होंने कोई नंबर ऑफ काउंट्स पर बैठ के 1-2 बार तो झाड़ भी खा चुके हैं वहां बैठ के। तो साफ पता लगता है। और अमेरिका को वो बोलते हैं जाके, अभी उन्होंने 300 टॉमोहॉक मिसाइल्स मांगी अमेरिका से, 300। और जबकि अमेरिका की खुद ही वो मिसाइल समाप्त होने वाली हैं। उनके जो ब्रैड कूपर हैं, अमेरिका के एडमिरल, जो सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड, यानी जो पूरा का पूरी ये ऑपरेशन चल रहा है, इसके इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइल्स आधी रह गई हैं। कोई मिसाइल तो 1/3 रह गए। 3 मिसाइल्स का जिक्र किया उन्होंने, हार्ट, पेट्रियट और टॉमोहॉक मिसाइल। ये 3 मिसाइल्स, ये मिसाइल्स वो हैं जब ईरान हमला करता है
जॉर्डन पर, बहरीन पर, कुवैत पर, पीछे यूएई पर, सऊदी अरेबिया पे। तो ये मिसाइल उसको इंटरसेप्ट करती हैं, यानी कि उसको रोक देती हैं, उनको खत्म कर देती हैं। तो इस मिसाइल का जखीरा समाप्त हो रहा है, और ऐसे में जेलेंस्की ने अभी कल परसों की बात है कि उनसे 300 मिसाइल्स और मांगी, हमें और चाहिए, क्योंकि रशिया का लगातार हमला जारी है, बल्कि बहुत घमासान हो चुका है। तो जब अमेरिका यूक्रेन को इतने समय से सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया को भी लगा भाई हम भी ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी आपके दुश्मन को सपोर्ट करेंगे। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है? एक है अमेरिका, उसके समर्थन में इजराइल और बाकी लोग हैं, और एक है रूस, क्योंकि अभी हमने आज की बहुत बड़ी खबर है कि हूतियों ने ये कहा है कि हम रेड सी को पूरे कब्जे में ले लेंगे और वहां पर हम टोल लगाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि बैकडोर से फायदा चीन को दिया जाएगा जी। चीन, ईरान, ऑब्वियस बात है, हूती ईरान का सपोर्ट कर रहे थे जी। अब रूस उधर है, तो ये पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। अभी तक तो यही लग रहा था पल्लवी के, दो धड़ों में बंट चुकी है, पर अब मुझे लगता है धड़े और भी बन सकते हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि आपने देखा पीछे कि यूरोपियन यूनियन, जो कि अमेरिका का बहुत क्लोज अलाई था, उसके बारे में ट्रंप ने जब से उनके बारे में उनको कुछ एक अपशब्द भी इस्तेमाल किए, और ग्रीनलैंड को लेके काफी मतभेद थे, तो ऐसा लग रहा था कि नेटो ही टूट जाएगा। नेटो आपको पता होगा कि अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका और ज्यादातर यूरोप के देशों को मिला के बनता है। तो ये तो ऐसा लग रहा था नेटो टूट जाएगा, क्योंकि ये तो, और 90% नेटो को अमेरिका सपोर्ट करता है। तो कुछ पता नहीं लगता असल में। आपने जब दो धड़ कहा, तो वैसे तो दो धड़े ही दिख रहे हैं कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और कुछ देश हैं इसमें, इधर यूरोप। पर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो इन धड़ों का पता नहीं लग रहा है कि कितने बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने दुश्मनों को दोस्त बनाया और दोस्तों को दुश्मन बनाया। मैंने तो एक प्लेटफॉर्म पे ये भी कहा, किसी दोस्त को दुश्मन कैसे बनाया जाता है, ये कोई वहां से सीख ले, यहां तक मैंने बोला। तो फिलहाल आप जो कह रही हैं, सैद्धांतिक तौर पर दो धड़े हैं, पर जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये आपको दो से ज्यादा धड़े भी दिख सकते हैं। और अगर आप पल्लवी वर्ल्ड वॉर 1, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 की हिस्ट्री पढ़ के देखें, जो बेबाक विद पल्लवी के फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका अभिवादन भी करता हूं, पहले तो वो शुरू में करना रह गया, क्षमा मांगता हूं उसके लिए। और मुझे लगता है अगर वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे, तो उनको अगर आप देखें कि वो कैसे शुरू हुआ था, मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस पर बोलता हूं, तो मुझे जियोपॉलिटिक्स ना चाहते हुए भी मुझे बहुत गहन अध्ययन उसका करना पड़ता है। तो उस हिस्ट्री में आप देखें तो वहां भी ऐसे ही हुआ था। दो देशों की लड़ाई थी, किसी तीसरे देश ने सपोर्ट करना शुरू किया, और फिर बढ़ते बढ़ते वो विश्व युद्ध में 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल वो विश्व युद्ध चला था। और जब अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराया था, उस समय एटॉमिक बोलते थे, अब तो न्यूक्लियर हो गया है, तो उस सारी की हिस्ट्री भी कुछ ऐसे ही पल्लवी शुरू हुई थी। तो मुझे तो, हालांकि मुझे ये कहने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और जो मैं कहने जा रहा हूं मैं चाहूंगा कि वो गलत हो जाए, क्योंकि इसमें मानवता की हानि है, इसमें अर्थव्यवस्था का चौपट होना है, लोगों की जाने और लोगों की कमाने के जरिए सब जाने की ये भविष्यवाणी है। मुझे लगता है कि 2030 तक, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरी बात गलत निकले, कभी कोई ऐसे नहीं कहता बोले भी बात को और कहे कि गलत निकले, कि मुझे लगता है 2030 से पहले हम विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं। क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है पल्लवी, ये युद्ध मुझे कहीं रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। और आप अगर 5 महीने को बहुत क्लोजली देखें, आप तो स्वयं काफी जर्नलिज्म से कनेक्टेड रहती हैं, आप देखें तो कितनी बार ये रुका, कितनी बार रुकने की बात हुई, बातचीत हो रही है, हम बातचीत करेंगे, कभी कहते हैं हम उनको तबाह कर देंगे, उनकी हैसियत खत्म कर देंगे, सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, हम उनको बहुत मारेंगे। अब वो बातचीत करना चाहते हैं, अब हम बातचीत करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते उनका नुकसान हो। मतलब आपको इतनी बातें सुनने को मिली, पर उसके बावजूद युद्ध चल रहा है। और जब अमेरिका ने अभी युद्ध रोका, पीछे हाल में, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं, तो ईरान ने उठा के अटैक कर दिया। तो ईरान का ऐसा लग रहा है मुझे पल्लवी के, ईरान अब ये सोच चुका है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि हमारा अस्तित्व तो अब, क्योंकि ईरान में अब कुछ बचा नहीं है, आप सच पूछें, क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था दुनिया भर की ट्रैक करते हैं। $1 के बदले में 18 से 20 लाख ईरानी रियाल आ रहे हैं, करेंसी उनकी फेल हो रही है, इन्फ्लेशन वहां भर के, सामान की वहां शॉर्टेज है। $1 बिलियन रोज का व्यापार ईरान करता था, जिसके सहारे उसकी रोजी रोटी चलती थी। वो इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से बंद पड़ा है, और उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है इससे, कि वो लोग कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी रोजी रोटी बंद करी, तो हम अब
किसी को भी नहीं कमाने देंगे। ये रेड सी में जब हुती पूरी तरीके से टैक्स वगैरह की जो बात चली हो जाता है, तो क्या इससे ईरान को सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि वहां से चीन के जहाज अभी भी जा रहे हैं, जो शिप्स हैं, ये दावा ईरान का ही तो सपोर्टेड है हुती। Yes, हुती, हाँ। हमास, हिजबुल्लाह, ये जो 3 एच Yes, हैं, ये तीनों के तीनों संगठन, इसको ईरान सपोर्ट करता है। हाँ। और ईरान ने ही हुतियों को कहा Yes. कि अब आप बाबल मंदेब को बंद कर दो। वो जो पतला सा रास्ता है सऊदी अरेबिया के पास है, यमन उस कोने में है, यमन में हुती रहते हैं, उनका बेस है यमन में, सना उसकी कैपिटल है। तो उन्होंने अब सऊदी अरेबिया और इसके बीच में ये पंगा शुरू कर दिया है। तो मुझे तो लग रहा है कि बाबल मंदेब भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। हालांकि चीन की शिप्स जाने दिए, क्योंकि चीन और ईरान दोस्त हैं। तो चीन ने साफ कहा भैया हमारी तो निकलने दो, क्योंकि आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, तो नेचुरली ईरान ने उनकी जाने दी। पर बाबल मंदेब मुझे यहां से पल्लवी बंद होता दिख रहा है। इसी वजह से कच्चे तेल के दाम जो हैं आपको लगातार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल दिख रहे हैं। 86 बात आपने बोली, क्योंकि बाबल मंदेब पे भी अगर कुछ रुकावट आती है, क्योंकि 15% के आसपास वहां से जो शिप्स हैं पूरे देशों के गुजरते हैं। जी जी। अब ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी पहले से ही नाकेबंदी कर रखी है, कभी अमेरिका करता है, कभी ईरान करता है, दोनों, और वहां से 20% गुजरता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं बाकी देशों पर? बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन देशों पर जो पूरी तरह से या मेजॉरिटी की तरह से विदेशी क्रूड ऑयल पर निर्भर है। भारत 88%, जापान 97%, कोरिया भी बहुत ज्यादा, चाइना भी बहुत ज्यादा। इन देशों पर बहुत जबरदस्त असर पड़ने पर। और अगर मान लीजिए पल्लवी, जिन देशों पर आयात पर निर्भर नहीं भी हैं, अमेरिका तो निर्भर नहीं है, अमेरिका के पास तो अपना बहुत तेल है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री अमेरिका है, पर कीमतों को तो उसको भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है ना। वहां भी गैसोलीन बोलते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वहां गैसोलीन बोलते हैं। हम लोग लीटर में नापते हैं, वो लोग गैलन में नापते हैं। वहां भी $4 प्रति गैलन फिर से पहुंच गए, बीच में 4.5-5 पहुंच गई थी, फिर घटी और फिर $4। तो आप देखिए कीमतों का नुकसान तो उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ये युद्ध हिला के रख देगा, और धीरे धीरे कर कर हिला रहा है। बल्कि मैं अगर आपको ये कहूं कि ज्यादातर जो विकसित दुनिया है, जिसमें यूरोप के देश आते हैं, ये इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जो अपने आप को विकसित कहते हैं, हम लोग डेवलप्ड हैं, अमेरिका स्वयं, मुझे लगता है ये देश ऑलरेडी मंदी में जा चुके हैं। ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को बस मंदी से ऊपर दिखाने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा 0.2% जीडीपी दिखा देता है, कुछ 0.5, और ये खतरनाक ट्रेंड है। पहले 2 क्वार्टर अगर कोई भी देश नेगेटिव जीडीपी दिखाता है तो उसको मंदी में मान लिया जाता है। इन्होंने उसका काट दिया, कोई हमारे यहाँ के ऑडिट तो कर नहीं रहा। ठीक है, आप कुछ भी दिखा दीजिए, लोगों को मान। तो अब ये देश मेरे हिसाब से मंदी में है। और इसका मैं आपको दृष्टांत दूं, जो मैंने आपको शायद बताया था कि आपके सिर में दर्द है, आपका शरीर गर्म है, ठीक है, और आपको चक्कर आ रहे हैं, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, बदन टूट रहा है, भूख लग नहीं रही, और हम कहते हैं भाई थर्मोमीटर लगाइए, शायद आपको बुखार हो। आप कहते हैं नहीं, थर्मोमीटर तो हम नहीं लगाने देंगे आपको, तो हम सिम्टम से पता लगा लेंगे कि आपको बुखार है। तो इसी प्रकार जब अर्थशास्त्र में हम जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, पैमाने, उनसे हम पल्लवी पता लगा लेते हैं कि ये देश बीमार है, ये देश रिसेशन में है। तो जितने आर्थिक पैमाने हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये विकसित जो हिस्सा दुनिया का वो ऑलरेडी मंदी में जा चुका है, और जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी बाकी की दुनिया भी मंदी में चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ समय के लिए हमले रोक दिए थे ईरान पर, तो क्या ये, आपकी बात से मैं बोल रही हूँ, क्या ये इसी बात का इम्पैक्ट था? क्योंकि आपने बोला कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उन्हें लगा कि कहीं हमारी जो व्यवस्था है पूरी बिगड़ ना जाए, क्योंकि विरोध तो अमेरिका में भी नागरिकों का डोनाल्ड ट्रंप को झेलने को पड़ रहा था। तो क्या उन्हें लगा कि सारी चीज़ें बिगड़ना जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान मुझे याद आया, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ईरान को परख रहे थे, इनको तो हम घुटने पे लाके छोड़ेंगे, हम सिर्फ परख रहे थे इसलिए कुछ देर के लिए छोड़ा था। तो ये दो धारी पे तो खैर वो हमेशा चलते ही रहते हैं। आप कैसे देखते हैं ट्रंप की बातों पे? व्यक्तिगत तौर पर मैंने, मेरे ख्याल, खाली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पिछले कुछ महीनों में 500 शो किए हैं। 500 शो, आप सोच सकते हैं, अनगिनत पॉडकास्ट करी हैं, लगभग सारे नेशनल टीवी चैनल्स पे मैं बोला हूं, और सबसे मुखर अगर वक्ता था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उन लोगों में से मैं था। तो इनकी बात पे तो मुझे यकीन है नहीं। आपने कोई नाम भी दिया है डोनाल्ड ट्रंप को? मेरे दर्शकों को जरा बताइए। नहीं, वो मुंह से कभी निकल जाता है, डोनाल्ड थ्रेट निकल जाता है, कभी मुंह से कुछ निकल जाता है, डोनाल्ड टैरिफ निकल जाता है कभी कभी, क्योंकि वो टैरिफ करते रहते हैं, वो मुंह से निकल जाता है। वो छोड़िए, बात यह है कि मुझे इन पे यकीन नहीं है, कुछ भी कहते हैं यकीन नहीं है। पर जो आपने सवाल पूछा वो जरूर यकीन करने वाला है, क्योंकि इनकी अपनी अर्थव्यवस्था इस समय गर्त में है। $40 ट्रिलियन का पल्लवी लोन चढ़ चुका है अमेरिका के ऊपर, डेट, उधार। तो आप सोच सकते हैं जिस देश के ऊपर $40 ट्रिलियन का, और $1 ट्रिलियन में मैं बेबाक विद पल्लवी के सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर बताना चाहूंगा, $1 ट्रिलियन 96 लाख करोड़ रुपए का होता है।
अब आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी बुरी तरह अमेरिका की। और दूसरा ये मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ये चाइना रशिया के फैक्टर आने से भी ना थोड़े से हिल गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है भैया ये तो इनकी एंट्री हो गई, और वो दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। तीसरा कारण आपको बताऊं, ईरान के पास अभी कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका की धरती पर हमला कर दे। बहुत सारे लोग ये पूछे थे भाई ये उनको उनके शहरों में जा जाके बम मार रहे हैं, तो ईरान पलट के अमेरिका में क्यों नहीं वार करता, ये लोग सोच रहे थे। इसलिए क्योंकि इनके पास उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ICBM, वो ईरान के पास नहीं है। उसके लिए आपको कई हजार किलोमीटर मार करने वाली आपको मिसाइल चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी डर लगा कि कहीं भैया रशिया या चाइना ने इनको वो मिसाइल भेज दी तो ये तो न्यूयॉर्क पर, वॉशिंगटन पर आके बम गिर जाएगा। तो बहुत, और अपनी नवंबर में इनके इलेक्शन है, इनको वो भी डर लग गया, ये तो अगर तेल के भाव यही रहे वहां पर, गैस के, तो ये तो मुझे वोट ही नहीं मिलेंगे, वहां तो महंगाई इतनी बढ़ गई है। आम आदमी, मैं अमेरिका से संपर्क में रहता हूँ, हमारे एसोसिएट ऑफिसेस भी हैं और मेरे बहुत सारे जानकार, कुछ रिश्तेदार भी हैं, वो मुझे बताते हैं कि हम जितनी बार भी सामान लेने जाते हैं ग्रोसरीज, हर बार हमें पहले से ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका में बढ़ गई है, निवेश आ नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, और इनके जो अजीब अजीब निर्णय होते हैं, सुबह कुछ शाम को कुछ। अच्छा, जो टैरिफ्स लगाए, वो टैरिफ आप क्या समझते हैं किस पे लगाए? टैरिफ अपनी जनता पे लगाए, टैरिफ देशों पे थोड़ी ना लगाए। टैरिफ होता है कि मैंने यहाँ से सामान भेजा, तो जो इंपोर्टर सामान को इंपोर्ट कर रहा है वो टैरिफ देगा ना, और वो जेब से थोड़ा ना देगा, वो तो कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देगा। तो जो टैरिफ भी लगाए, जनता पे लगाए, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी, फिर युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ी। तो आपको लगता है कि ऐसी जनता आपको वोट देगी? तो इनकी रिपब्लिकन मेजॉरिटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दो, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, इनके यहाँ उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के बराबर जो होता है उसको बोलते हैं, और सेनेट बोलते हैं राज्यसभा को, हाउस ऑफ सीनियर्स। दोनों में इनकी नवंबर में मेजॉरिटी जाने का डर है। अगर मेजॉरिटी चली जाती है तो एक अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं, ही विल बी अ लेम डक प्रेसिडेंट। मतलब ये बिल्कुल पंगू, क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे प्रेसिडेंट हो जाएंगे जो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज के लिए तो इनको कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट तो बने रहेंगे 2028 तक, 4 साल के लिए बनते हैं, पर मेजॉरिटी चली गई तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं रह जाएगी। और इनको एक और डर भी है, इनको ये डर है कि अगर, खुद बोला इन्होंने, मैं नहीं कह रहा ये, कि अगर मेरी रिपब्लिकन मेजॉरिटी चली गई HOR में और सेनेट में, तो मुझे इम्पीच भी किया जा सकता है। इम्पीच होता है किसी राष्ट्रपति को अपने पद से हटा देना। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भी एक कारण है इनके युद्ध रोकने का। पर अब ईरान ने हमला कर दिया। ईरान की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ईरान के सपोर्टर्स हैं और ईरान के ऊपर जो विशेषज्ञ उनके सपोर्ट्स में बोलते हैं, वो कहते हैं ईरान ने कभी ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया कि हम परमाणु हथियार बना रहे थे, परमाणु बम बना रहे थे। ऐसा कोई बयान ईरान की तरफ से नहीं दिया गया। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि ईरान जो यूरेनियम इकट्ठा कर रहा था, संवर्धन कर रहा था उसका, वो परमाणु बम बनाने के लिए कर रहा था? देखिए, जब यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है, मुझे क्षमा करें मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे कभी कभी ऐसे शब्द की हिंदी मिलती नहीं, इसका शब्द है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट ग्रेड 2 पर जब होता है तो उसको आप सिविल पर्पस के लिए यूज करते हैं, पर जब ग्रेड 4 तक एनरिचमेंट करते हैं तो वो फिर हथियार बनाने के लिए हो जाता है। अगर यूरेनियम है तो उसका एनरिचमेंट करके हथियार बन सकता है। पर आपने बहुत काम की बात कही, और इस बात का मैं सबूत दे सकता हूं। अमेरिका में एक NCTC है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, इसके चीफ थे जो केंट। इन्होंने मई के महीने में रिजाइन कर दिया। मालूम है क्यों रिजाइन किया? और वो ये सारा ईरान पर नजर रखते थे कि ईरान से हमें क्या खतरा है, किस देश से क्या खतरा है। उन्होंने ये कह के रिजाइन किया कि इस युद्ध की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ईरान से कोई भी खतरा नहीं था। सोचिए कि NCTC के चीफ ने रिजाइन कर दिया, और वो बहुत बड़े मागा सपोर्टर थे, पल्लवी। तो क्या आपको लगता है ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये खुद से ग्रसित हैं कि मैं महान हूं और मुझे हर मुद्दे पर बोलना है? क्योंकि आपको ऑपरेशन सिंदूर का मामला याद होगा, तब डोनाल्ड 100 से ज्यादा बार, यस कई बार वो आकर के बोल रहे कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने बातचीत की। हालांकि हमारी तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद लड़ाई चल रही थी इजराइल और ईरान की, अमेरिका कूद पड़ा उसमें, और ईरान लगातार ये कह रहा है कि हमारी अमेरिका से वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब उसे अपने नागरिकों को भी जवाब देना है। मैं आपको बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपकी बात पर बोलता हूँ, बिल्कुल अलग किस्म से बताता हूँ। रामायण में एक चौपाई आती है, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस जीव ना निकाया। ये जो मैं है ना, और ये मैं, उनके उदाहरण तो आपको बड़ा मजेदार, ट्रम्प साहब की मैं का, आपने जितनी बातें कही पहले तो वो सारी ठीक, बिल्कुल सारी ठीक है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, अमेरिका में हुआ, उसका फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में।
उसका जो फाइनल था जर्सी सिटी में हुआ। वहां पर पोडियम पर जब स्पेन जीता तो उनके कैप्टन ट्रॉफी लेने आए, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से ट्रॉफी देनी थी, राष्ट्रपति हैं भाई, जिस देश के में हो रहा है तो राष्ट्रपति ही देंगे। तो उनको इन्होंने छुपा लिया, मतलब जिसने ट्रॉफी लेनी है उनको, क्योंकि ट्रंप साहब का बेल्ट जरा आप देखते हैं अच्छा, तो उनको इन्होंने छुपा लिया। तो उसको बेचारे को, कैप्टन को, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सेडाइन क्या नाम था, उसको थोड़ा सा इनको कहना पड़ा भी मुझे भी फोटो में आने दो, ट्रॉफी तो मैंने जीती है। अच्छा, यहां तक बात नहीं रुकी, आपने मैं की बात करी ना, उसकी बता रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, जब ट्रॉफी जीत जाती है कोई टीम तो सारे के सारे प्लेयर्स, आपने देखा होगा, शैंपेन वैम्पेन हाथ में लेके एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं पोडियम पे खड़े होके। ये वहां से उतरे ही ना, मतलब ट्रॉफी ले ली, आप चीफ गेस्ट हैं, आप माननीय हैं, आप नीचे उतरिए ना भाई, उन्होंने अपनी फोटो खिंचवानी है। फीफा के प्रेसिडेंट को आके इनको जरा सा नज करना पड़ा, सर नीचे उतरिए, इनकी फोटो खींचनी है। तो मैं तो इतनी, ही वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट एट ऑल द टाइम, वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर सारा फोकस रहे, मेरे ऊपर सारे वर्ल्ड मीडिया का ध्यान रहे, मुझे लोग सुने, मेरा ही चिंतन करें, मेरे ही ट्वीट्स, जो ट्रूथ सोशल जो इनका अकाउंट है, मेरे ही उस पर पढ़ें। बिल्कुल, ये तो है ही है, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, बस एक लाइन में कहूं तो ऐसा ही है। बिल्कुल आपने कहा, इसी वजह से ये इस युद्ध में आए। अच्छा, इस सब के बीच में जो वो देश हैं, जैसे भारत उनमें से एक है, जो तटस्थ खड़े हुए हैं, जो जिन्होंने अभी तक ना ही, अब चाहे यूक्रेन की बात हो और रूस की बात हो, उन्होंने कभी भी ना यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ बोला, ना ही यूक्रेन के सपोर्ट में, और इधर ना ही अमेरिका के सपोर्ट में, इजराइल, किसी के सपोर्ट में। कुछ देश जो नहीं बोल रहे हैं, उनकी क्या भूमिका आगे आप देख रहे हैं? जैसा आपने कहा कि 2030 तक विश्व युद्ध। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे लगता है कि भारत अपना तटस्थ रवैया बनाए रखेगा, क्योंकि हम ईरान के भी दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, हम रशिया के भी दोस्त हैं, और हम यूक्रेन के भी काफी हैं। हालांकि यूक्रेन ने हमारे खिलाफ एक दो बार बोला है पीछे, पर हम फिर भी, यूक्रेन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे लगता है कि शुरू में जब विश्व युद्ध शुरू होगा पल्लवी, तो उस समय भारत अपनी तटस्थ भूमिका को पूरी तरह मेंटेन करने की कोशिश करेगा। पर अंततः जब विश्व युद्ध आगे बढ़ता है तो आपको ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ साइड तो लेनी पड़ती है, कोई ना कोई स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तटस्थ होकर युद्ध नहीं लड़ सकते। पहली बात तो, आप कह रहे थे ना धड़े बन गए हैं, खेमे बन, तो आप कैसे युद्ध, कौन, मान लीजिए भारत पे ही बांग्लादेश, पाकिस्तान ये मिलकर अटैक कर दें, चाइना मिलकर अटैक कर दें, तो भारत को कोई ना कोई साइड तो लेनी पड़ेगी। तो इसलिए भारत की तटस्थता मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिन तक बनी रहेगी अगर ये विश्व युद्ध छिड़ता है। क्या आपको लगता है वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? बदल चुका है। जब से खासकर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उसके बाद से तो सारी इक्वेशन ही बदल गई। मैंने आपको कहा ना कि दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को दुश्मन कैसे बनाना है, ये उनके व्यवहार में दिखाई देता है। जो दोस्त थे वो आज इनके दुश्मन हो चुके हैं, जो दुश्मन से उनसे कभी कभी बात कर लेते हैं, ये कहते हैं, कभी शी जिनपिंग के पास पहुंच जाते हैं, पुतिन कहते हैं मेरा बहुत अच्छे मित्र हैं, वो जो हैं नॉर्थ कोरिया के, वो मेरे दोस्त हैं। तो इस प्रकार की बातें कर, और यूरोप जो इनका बहुत बड़ा समर्थक था, वहां पर आपने देखा कि क्या क्या बात, जब ग्रीनलैंड के थे तो इन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्या बोला, मोदी जी के लिए बोलते हैं ही इज ए वेरी गुड फ्रेंड, ही इज अ ग्रेट लीडर। और देखिए अब 100% टैरिफ की बात चल रही है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि आज जब हम बात कर रहे हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं डेट लगा दूं इसके आगे, तो आज 30 जुलाई का दिन है, इस समय दोपहर के बाद का वक्त है। आज या कल सेनेट में, अमेरिकन सेनेट में, जिसको मैंने राज्यसभा का, उसमें एक वोट होना है, और 86-14 से रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुका है कि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगने चाहिए। क्यों लगने चाहिए? कि भारत रशिया का करीब 36% तेल खरीद रहा है। तो उनका कहना है, इनके एक अभी जिनकी मृत्यु हुई, इनके सेनेटर की मृत्यु हुई, करीब 72 साल के थे, उनका नाम है लिंडसे ओ ग्राहम। उनके नाम से एक एक्ट पास किया गया है, बनाया गया है बिल, उसका नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2025। उनकी याद में अभी उनका कल परसों फ्यूनरल हुआ है, उनका जो पूरा का पूरा, उसमें जेलेंस्की ने भी भाग लिया। तो क्योंकि लिंडसे ओ ग्राहम रशिया पे सैंक्शन लगाने के सबसे आगे रहते थे, तो उनकी याद में इन्होंने, देखिए ना, हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है, कोई स्तंभ बना दिया जाता है, कोई मूर्ति बनाते हैं, उस पर माला चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ कोई गणमान्य व्यक्ति हो तो उसका एक स्मारक बना दिया जाता है। इनके यहाँ वो एक्ट बनाया है सैंक्शन करने का, उनकी याद में, और उनकी याद में एक्ट बनाया है, और उसके तहत 100% टैरिफ ये 5 देशों पर, जो टॉप 5 देश रशिया से तेल खरीदते हैं, उनके ऊपर ये टैरिफ आज या कल उसमें भारत दूसरे नंबर पे, चाइना नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पे है, क्योंकि 50% इनका जो तेल है रशिया का वो चाइना लेता है, 36-37% तेल इस समय भारत ले रहा है, और भारत अपनी पूरी जरूरतों का 50% तेल रशिया से ले रहा है। 100% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। आज या कल पल्लवी
वोटिंग होनी है। इस एक्ट अगर ये पास हो जाता है, एक्ट जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में एक्ट पास होते हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये पावर्स आ जाएंगे, सीधा नहीं लगेगा टैरिफ, ये पावर्स आ जाएंगी कि भारत के ऊपर वो 100% फिर टैरिफ लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये भारत के प्रति क्या रवैया है। अभी तो यूएस इंडिया की ट्रेड डील डिस्कस होती है, उसमें मुश्किल से कहीं 20% पे जाके फैसला हुआ है कि भाई 10% ये लगाएंगे सेक्शन 301B में, जो यूएस ट्रेड एक्ट 1974 है। अब ये 100% और टैरिफ की बात करें, अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये पावर मिलने के बाद, जो कि लगभग तय है इनको मिल जाएगी, अगर इन्होंने लगा दिया, तो आप सोचिए भारत के प्रति क्या, यहाँ के तो सारा एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा। 100% टैरिफ लगाने का मतलब है कि भारत से जाने वाला सामान डबल कीमत का हो जाएगा, तो फिर वहां कहां कॉम्पिटिटिव भारत का सामान रहेगा। तो बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार। और भारत इतना अच्छा, इनका एक नेचुरल एलाय है पल्लवी, इतने सालों से पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है। भारत ने वहां की जितनी इनकी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, गूगल है, जितनी भी कंपनीज है उसमें भारतीय दिमाग काम करते हैं। आज मेटा है, भारतीय दिमागों ने उनको बहुत रोल प्ले किया। कितने सीईओ भारतीय हैं। आज जिस माध्यम से हमें, आपको और हमें लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे, उसके जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मैं तो एक बात बोलता हूं कि अगर किसी जादुई शक्ति से वहां से सारे भारतीयों को, भारतीय मूल के लोगों को निकाल लिया जाए, मैं आपको गारंटी करता हूं अमेरिका ठप हो जाएगा। इतना बड़ा रोल भारतीयों का है, और उस भारत के खिलाफ ये ऐसी मुहिम चलाना चाहते हैं। मुहिम से मुझे एक डोनाल्ड ट्रंप का भी हालिया में बयान याद आया, जो उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे ये बोला गया कि भारत में कोई सरकार है या कोई पार्टी है, उस पार्टी को रोकने के लिए वहां पे कई बिलियन डॉलर पैसे लगा दिए जाएं, तो मैं ये पैसा अपने देश में लगाऊंगा, मैं किसी देश की सरकार को गिराने के लिए वो पैसा क्यों खर्च करूंगा। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है कई देशों की तरफ से? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर जो डीप स्टेट है, जो डीप स्टेट है अमेरिका में, जॉर्ज सोरोस वगैरह आपने नाम सुना होगा, बहुत, उनका तो काम ही यही है कि वो पीछे वो हिंडनबर्ग का मामला हुआ था, वो भी डीप स्टेट। तो उनकी कोशिश है कि भारत तरक्की कैसे कर रहा है। और एक अंग्रेजी में शब्द होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न। ये कहा जाता है ना कि आजकल का जो जीव है वो दूसरे के अपने दुख से दुखी नहीं है पल्लवी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। हाय ये तरक्की क्यों कर रहा है। उनको लगता है ये सपेरों का देश कैसे इतनी तरक्की कर रहा है, 140-45 करोड़ लोग और 6-7% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, मोदी इनके 12 साल से बने हुए। उनको ये सब लगता है कि इसको उखाड़ के फेंको, वो डिस्टेबलाइज, बिल्कुल आपने ठीक है, डिस्टेबलाइज। और फंडिंग होती है बहुत सारे, यहाँ जो आंदोलन होते हैं, मैं किसी व्यक्तिगत आंदोलन में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता हूं, पर मुझे लगता है कि भारत से बाहर बहुत सारे ऐसे खेमे हैं जो भारत की इस तरक्की को नहीं देख सकते, भारत की सरकारों को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारत विरोधी ताकतों को वो सपोर्ट देना चाहते हैं। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं। अगर कोल्ड वॉर की तरफ दुनिया जाती है तो क्या आपको लगता है, जब अगर ऐसा होता है, पूरा प्रॉपर वॉर, यस, बैक्स तो सपोर्ट किया जा रहा है रूस की तरफ से और चीन की तरफ से, लेकिन अगर खुल के सामने आ जाते हैं रूस, चीन, ईरान के लिए, क्या आपको लगता है कि भारत पर इसका असर पड़ेगा? पेट्रोल, डीजल और बाकी चीजें महंगी हो जाएंगी? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ये सैंक्शंस और भी ज्यादा। आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में रशिया के ऊपर करीब 18,000 सैंक्शंस हैं, 18,000 सैंक्शन। तो ऐसे में कैसे रशिया चल रहा है, वो तेल के बेसिस पे ही चल रहा है, क्योंकि उसका तेल बिकता है करीब 55 लाख बैरल्स पर डे। रशिया जो है तेल एक्सपोर्ट करता है एक दिन का, तो उसके सहारे उनकी इकोनॉमी चल रही है। वरना रशिया तो बहुत फैला हुआ देश है, उसकी जीडीपी भारत से छोटी है। आपको बाय द वे बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो, और सब वहां पर दो जगह है, एक लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टॉक, ये दो रशिया के कोने हैं। कहते हैं अगर आप ट्रेन पकड़े एक जगह से तो आप 11 दिन लगातार ट्रेन में बैठे रहेंगे और आप तब पहुंचेंगे, इतना बड़ा देश है। तो और मुश्किल से जीडीपी उनकी भारत से 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर की उनकी जीडीपी है। तो भारत से छोटा देश है जीडीपी के मामले में, पर एरिया के मामले में, परंतु जिसमें रशिया का वर्चस्व है वो है न्यूक्लियर शक्ति। रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हेड्स हैं, इसी चीज से दुनिया उनसे डरती है, इसमें अमेरिका भी है। और आपको क्या लगता है भारत के पास ऐसे क्या कौन से विकल्प हैं जिससे अगर तेल संकट भारत पर गहराता है तो थोड़ा सा कम किया जा सकता है? क्योंकि लगभग मुझे लगता है, जैसे आपने बताया, 80-85% हम बाहर से आया, 88%। ओके, तो ये तो बहुत ज्यादा बिल्कुल। भारत के पास देखिए, भारत ने हालांकि 40 से ज्यादा सोर्सेस से पीछे जब दिक्कत आई थी 5 महीने पहले, तो डाइवर्सिफाई किया है। उसमें वेनेजुएला है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहुत सारे, अल्जीरिया है, बहुत सारे देशों से अपनी एनर्जी। परंतु ये देखते हुए पल्लवी के 50% इस समय रशिया से आ रहा है। अब इस 50% का विकल्प एकदम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मुझे लग रहा है इस समय भारत के पास एक ही विकल्प है कि एक्सेलरेटर दबा दिया जाए
ऑल्टरनेट एनर्जी पर, ग्रीन एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पे, कि आप गाड़ियों में चाहिए तो आप फटाफट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे करिए, जल्दी से जल्दी करिए। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जितनी जल्दी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे इन सोर्सेस पे उतना हमारे लिए अच्छा है, वरना ये संकट हमारे सिर पर मंडरा रहा है। आपने देखा ना अभी जब $100 हुई तो भारतीय अर्थव्यवस्था, आपने एलपीजी की लाइनें देखी, आपने पेट्रोल पंप्स पे कुछ शॉर्टेज पीछे देखने को मिली थी, 7.5-8 रुपए आज पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ चुकी है। आप सोचिए अगर ये $100 से ऊपर टिक जाता है जाके, तो फिर एक बार भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस बढ़ाने के लिए सोचना पड़ जाएगा। E2085 जो लाने का प्लान सरकार कर रही है, इसको लेकर के आपका क्या विचार है, क्या सोच? देखिए, जब तक मुझे लगता है कि जब तक पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसको सपोर्ट नहीं करती और जब तक उस प्रकार के वाहन सड़क पे नहीं आते हैं, तब तक अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इस प्रकार का सारा वो सुनाई देता है जो अभी आपको कंट्रोवर्सी सुनाई दी। गाड़ी, हालांकि भारत सरकार कह रही है कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही है, उनका लोग कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो रही है, परंतु एक चीज स्वीकार करिए कि गाड़ी की माइलेज कम हो रही है इस पेट्रोल को इस्तेमाल करने से। तो मुझे लगता है कि पहले उस पर पूरी रिसर्च करके एथेनॉल को, और एथेनॉल भी पल्लवी बाहर से तो नहीं आता पर सस्ता नहीं है, एथेनॉल की कीमत लगभग उसी के बराबर विकल्प है, आपको लग रहा है? अगर भारत में सारा बनता है। और दूसरी शर्त कि गाड़ियां सारी की सारी जो सड़क पे दौड़ रही हैं वो उसके लिए कंपैटिबल हो। अभी जितनी गाड़ियां भारत में है वो एथेनॉल कंपैटिबल नहीं है, तो उसमें अगर हम एथेनॉल E85 तो बहुत बड़ी बात, E85 का मतलब है मात्र 15% पेट्रोल और 85% है, तो ये तो अभी गाड़ी सड़क पे है ही नहीं। तो इस पे मुझे लगता है रिसर्च की जरूरत है और ये सोचा समझा कदम होना चाहिए। और ऑटोमोबाइल कंपनीज जो गाड़ियां बनाती हैं, मारुति सुजुकी है, hyundai मोटर्स है, फोर्ड मोटर्स है, किया है, जितनी भारत में महिंद्रा जितनी भी गाड़ियां, उन सबको साथ बिठा के और उन सबसे पहले ये तैयारी कराई जाए कि ऐसी गाड़ियां आप सड़क पे लाइए। पर सवाल यह है कि जो गाड़ियां ऑलरेडी बिक चुकी हैं और आपको पेट्रोल पंप पर विकल्प दिया जाए, बिल्कुल, कि ये E20 है, ये E85 है, बिल्कुल डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह। इसके लिए तो पूरे एक बहुत बड़े सिस्टम को चेंज करना पड़ जाएगा। तो पड़ जाएगा। मुझे लग रहा है 88% क्रूड बाहर से मंगाना, और अगर ये परिस्थिति बन जाती है विश्व युद्ध की, तो ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी आ जाएगी। अच्छा, एक आपने तो ये तो ऑटोमोबाइल और बाकी चीज़ों के बारे में बताया। अब ज़रा ये बताइए, जो आम दर्शक ये जानना चाहता है कि अगर E20 या E25 या E85 अगर आ भी जाता है तेल, तो फिर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं? और क्योंकि अभी E25 जो बोला जा रहा है कि डाला जा रहा है। देखिए, वैसे तो ये जवाब सरकार के देने का है, पर जो मुझे कारण नजर आता है सस्ता नहीं हो रहा है, 2-3 कारण मुझे नजर आते हैं, एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे नजर आते हैं। पहला तो ये कि सरकार जो पैसे इसमें से बच रहे हैं 20% कम इस्तेमाल करके, उसमें से कुछ जो घाटे हैं उसको कवर कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा है, या सरकार ने भी इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की पल्लवी पीछे मदद करी थी, सुनने में आया था 1.25 लाख करोड़ की मदद करी, तो उसको उसमें रिप्लेनिश किया जा रहा है, पहला। दूसरा, एथेनॉल भी सस्ता नहीं है। एथेनॉल, हम इस गलत फहमी में ना, पेट्रोल जो हमको कॉस्ट करता है, अगर हम इसमें टैक्सेस छोड़ दें, डीलर्स कमीशन छोड़ दें, फ्रेट छोड़ दें, तो 55-56 रुपए कॉस्ट करता है पेट्रोल, और एथेनॉल तो 75 रुपए कॉस्ट करता है। तो एथेनॉल सस्ता कहां है? तो आपने जब कीमत कम करने की बात करी, तो एथेनॉल कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है। सिर्फ एथेनॉल ये है कि यहां पर गन्ने से, कॉर्न से, मेज से, इन चीजों से वो तैयार हो जाता है, तो इसलिए वो इस्तेमाल, मतलब वो एक सिर्फ पल्लवी इंपोर्ट का विकल्प है, कीमत का विकल्प नहीं है। तो और कुछ सरकार जो है, पिछली ये जो लॉसेस हैं, कुछ गणित इस पीछे रहा होगा इनका कि भाई पहले इसमें से 20% इधर से बचाओ और 20% जो पेट्रोल का बच रहा है खपत में, उसको हम अपनी जो फिस्कल पोजीशन बिगड़ी थी, जो हमने घाटा पीछे सहा था या सब्सिडाइज किया था, एलपीजी को सब्सिडाइज तो आज भी किया जा रहा है, उसको हो सकता है कि ये गणित पीछे हो। ठीक है, अगर भारत वैश्विक संकट अगर ज़्यादा पनपता है, तो आपको लगता है कि भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए, और लोगों का ध्यान भी भारत की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय अमेरिका, चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, और मुझे लग रहा है भारत वो क्षमता रखता है, इस चाइना +1 की पॉलिसी कहते हैं। तो मैं तो एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं पल्लवी, मैं करीब 200 स्टार्टअप्स को मेंटोर करता हूं भारत और अमेरिका में। वो स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे एक छोटे से कमरे में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाइए। अब लोग मुझसे पूछते हैं किस चीज की फैक्ट्री लगाया जाए मैन्युफैक्चरिंग, तो चाइना से जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं उसकी लिस्ट निकाल लीजिए, कोई एक आइटम छोटा सा आप यहाँ बनाना शुरू कर दीजिए और देखिए फिर आप कमाल क्या होता है। तो मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग ही भारत के लिए सही है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को नौकरियां बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग दे सकता है। और मेरा सवाल आपसे यही हो गया, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग भी समझे, जैसा आपने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं भी ये पूछना चाहती हूँ, अगर लोगों का ध्यान
बाकी देशों का ध्यान चीन से हटता है, और तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जो भारत में मजबूत किए जा सकते हैं अगर हम चीन से बात अरे बहुत import सारे करें? हैं। मुझे लगता है एक तो फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि हमारे कृषि से भी जुड़ा हुआ है। ओके। दूसरा मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ऑलरेडी मोबाइल फोन्स, भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। आपको पता होगा सैमसंग आईफोन के फोन बहुत बड़ी मात्रा में भारत में बन रहे हैं। बाकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं जो अभी चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है ना पल्लवी, उसके अंदर बहुत सारे कलपुर्जे लगते हैं, छोटे छोटे चिप्स होते हैं, आईसीज होते हैं, सर्किट्स होते हैं, मिनी सर्किट्स होते हैं। वो सब चीजें अगर भारत में बनने लग जाए, प्लास्टिक का सामान है, टॉयज हैं, ऐसे सामान है, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल दवाइयों में तो हम पहले ही अच्छा कर रहे हैं। आप ये लगाइए कि जितना सामान हम चाइना से मंगा रहे हैं इस समय $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा आयात है चाइना से। तो अगर हम वो जो चीजें हैं वो हम यहां बनाने लग जाएं, सोचिए आप उनकी कितनी यहां पर डिमांड है। बस 2 काम करने होंगे जो बनाएगा। एक तो उसको कीमत रखनी पड़ेगी वही जो चाइना से कॉम्पिटिटिव हो। दूसरा क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना होगा, जिसको हम हिंदी में गुणवत्ता कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 चीजें लेके, और जो भी हमें युवा सुन रहे हैं, अगर वो स्टार्टअप की कोई सोच रहे हैं, आजकल स्टार्टअप्स क्या है पल्लवी, ज्यादातर लोग ऐप बना दी, किसी ने खाने के इकट्ठे कर दिए, किसी ने टैक्सी इकट्ठी कर दी, किसी ने आजकल काम वालियां इकट्ठी कर दी हैं जो मेड्स होती हैं घर की, और किसी ने कारपेंटर्स इकट्ठे कर दिए। उसको हम एग्रीगेटर्स कहते हैं। अगर इस स्टार्टअप से हटके हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, ये बात सच है कि मैन्युफैक्चरिंग में असल में स्टार्टअप्स क्या है, ये लोग वैल्यूएशन का खेल खेलते हैं कि अपनी वैल्यूएशन बड़ी कर ली, उसके बाद निकल गए किसी बड़े इन्वेस्टर को बेच के निकल गए और मोटा पैसा एक साथ ले लिया। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म है, उसमें आपको वाकई में मुनाफा कमा के दिखाना पड़ेगा, और स्टार्टअप तो मुनाफे के लिए होता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में यूथ आ सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो भारत का भविष्य है। इस सब के बीच में एक चीज भारत को लेकर के कही जा रही है कि भारत संभल नहीं पा रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है, और विपक्ष की तरफ से भी लगातार आरोप लगाया जा रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि भारत को रुपया कमजोर हुआ है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है? देखिए, जो फॉरेक्स मार्केट होती है फॉरेन एक्सचेंज की, उसके सिद्धांत के आधार पर बोलूं, किसी और कोई बात अटपटी लग सकती है सुनने में, मेरे ऊपर हंस भी सकता है, मुझे ट्रोल भी किया जा सकता है। रुपए का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना 2 अलग अलग बातें हैं। अब साधारणतः इसके लिए लोग जवाब देंगे, लो भाई ये भी कोई बात करी, ये तो तराजू का पलड़ा है, एक नीचे किया तो एक ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसे ही माना जाता है। परंतु फॉरेक्स जब आप जाते हैं, इस समय डॉलर मजबूत हो रहा है, तो डॉलर मजबूत होने से रुपए की कीमत गिर रही है। रुपया कमजोर होने का मतलब कुछ और होता है। ये मैं बहुत टेक्निकल बात पे जा रहा हूं, सुनने में अजीब लग सकती है, पर चलिए 1 मिनट के लिए मैं इस सिद्धांत को अलग भी कर दूं। क्योंकि भारत पल्लवी क्या है कि इंपोर्ट पर आधारित एक अर्थव्यवस्था है। तो इतना ज्यादा जब हम इंपोर्ट करेंगे, तेल है, इतना सामान, आपको बताया मैंने चाइना से $100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, कितना सामान, खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कितनी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, सोना ही $73 बिलियन का। तो इस इंपोर्ट को कम करना होगा और हमें रुपए को संभालना है। और कच्चे तेल के दाम, क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला भारत में आइटम वो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, जब तक उसके दाम नीचे नहीं आएंगे रुपया आपको लगातार प्रेशर में दिखता रहेगा। आपको भारत की अर्थव्यवस्था अभी इतनी मजबूत लग रही है? इसी से मेरा क्वेश्चन है कि इतनी मजबूत लग रही है कि अगर वैश्विक संकट और ज्यादा बनता है, युद्ध आगे और ज्यादा चलता है, तो संभल सकता है भारत, अपने आप को संभाल सकता है कुछ समय? क्योंकि भारत अपने आप में एक दुनिया है। 140 करोड़ 45 करोड़ हमें अगले साल गिनती सामने आ जाएगी जब ये सेंसस हो जाएगा तो। और भारत की अर्थव्यवस्था में एक खूबी भी है। खूबी यह है पल्लवी कि हमारी 60% के लगभग अर्थव्यवस्था जो बनती है वो कंजम्पशन से बनती है, यानी आप और हम जाके जब दुकानों पे सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उससे बनती है। तो जो अर्थव्यवस्था कंजम्पशन पे बनती है वो दुनिया के शॉक्स को बेहतर बर्दाश्त कर सकती है। ये जो हमें शॉक लग रहा है सिर्फ कच्चे तेल की वजह से लग रहा है, ज्यादातर कच्चे तेल की वजह से। अगर कच्चा तेल हटा दें तो हमारी अर्थव्यवस्था को इस युद्ध से इतनी चिंता नहीं है। थोड़ी बहुत चिंता है, बाकी सामान भी आता है, पर इतनी बड़ी चिंता नहीं है, ज्यादा चिंता कच्चे तेल की वजह से। तो अगर हम पल्लवी कच्चे तेल को एक तरफ कर दें तो फिर इतनी बड़ी समस्या फिलहाल दिखाई नहीं देती है। तो मुझे लग रहा है हम और देशों से बेहतर इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बस कच्चा तेल एक बहुत बड़ा विलेन है, क्रूड ऑयल वो बहुत बड़ा विलेन है। अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो फिर ब्लड प्रेशर भारत सरकार का और लोगों के घर किचन तक महंगाई जो हमने देखी पहुंचती है। इस समय महंगाई 4.38 है, अभी इस महीने के आंकड़े अगस्त में आ जाएंगे। मुझे लग रहा है महंगाई तंग कर रही है, उसका जो मेन विलेन है वो क्रूड ऑयल। लास्ट सवाल मेरा, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है, 3 पॉइंट, कि भारत को बहुत ज्यादा इन पे फोकस करने की जरूरत है अगर विश्व युद्ध होता है तो? मैन्युफैक्चरिंग एक है, और दूसरा मुझे लग रहा है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को भारत को सुदृढ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर विश्व युद्ध होता है
तो डिफेंस फोकस में आ जाएगा। तो भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना, मैं मैन्युफैक्चरिंग तो जिक्र कर रहा हूं, हालांकि डिफेंस उसमें आता है, पर डिफेंस को मैं अलग से बात करना चाहता हूं। और तीसरा, मुझे लगता है भारत जिस हद तक आयात पर निर्भर है, उस आयात को विश्व युद्ध होता है तो क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगी, तो ऐसा ना हो। आज मैं आपके सवाल के जवाब में हाइपोथेटिकल उदाहरण दे देता हूं। अगर आज चाइना से हमारा पूरा आयात बंद हो जाए, आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भारत की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल हम चाइना से लेते हैं। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा इंपोर्ट, आपने 3 चीजें पूछी हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है पर मैं 3 ही बताऊंगा। तीसरा डिफेंस। ये 3 चीजों में भारत को आत्मनिर्भर जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए हो जाना चाहिए। उससे हमारे ऊपर इस विश्व युद्ध और उससे होने वाले हानि से हम काफी हद तक अपने को बचा सकते हैं। शरद जी, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, क्योंकि हमारी जो जेनजी जनरेशन है उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, वो थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए। आप बताइएगा कि कौन सा बेहतर विकल्प है आज की जनरेशन के लिए, किधर ध्यान देना चाहिए, गोल्ड या इक्विटी? गोल्ड। ओके। लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर या गोल्ड? सिल्वर या गोल्ड में से तो फिर गोल्ड चूज करूंगा। ओके। डॉलर या रुपए? ओ, रुपी एनी डे। ओके। क्यों? क्योंकि डॉलर मुझे लग रहा है आने वाले समय में डूब जाएगा। ओके। अभी जो लोग एसआईपी में निवेश कर रहे हैं वो जारी रखें या रोक दें? एसआईपी में निवेश जारी रखना चाहिए। क्योंकि मैंने एसआईपी का नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसलिए अगर सब्र है 5 से 10 साल है एसआईपी। ओके। अभी खरीदना चाहिए या फिर रोक जाना चाहिए गोल्ड के लिए? गोल्ड खरीदने का मौका आपको जरूर दे रहा है। ओके। सबसे बड़ा जोखिम क्या है, गोल्ड को होल्ड करके रख लेना या फिर छोटे छोटे मात्रा में खरीदते रहना? और छोटे, अगर आपके पास नहीं है तो छोटी छोटी मात्रा में खरीद के रखना, अगर आपके पास है तो घाटे पे तो नहीं बेचना चाहिए। सबसे बड़ा मौका कहाँ है, डॉलर, रुपए, गोल्ड, इक्विटी? आई थिंक गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। अगले 12 महीने में सेंसेक्स आप कहाँ पर देख पा रहे हैं? अब मुझे लगता है अगले 12 महीने सेंसेक्स के लिए टफ हो सकते हैं, पर अगर हम निफ्टी की हम बात ज्यादा करते हैं पल्लवी, सेंसेक्स क्योंकि 30 शेयरों को ट्रैक करता है, निफ्टी 50 को करता है, तो हम निफ्टी को ज्यादा करते हैं। मुझे लगता है निफ्टी कई 30,000 के आसपास का लेवल हम देख सकते हैं। बनाएगा क्या? हाँ, गोल्ड नया हाई बिल्कुल बनाएगा। ओके। 2 से 5 साल का नजरिया रखिए। एक सलाह जो आप निवेशकों को देना चाहते हैं? निवेशकों को सलाह देना चाहूंगा, निवेश करने से पहले सेविंग बहुत जरूरी होती है। तो सेविंग करने का तरीका सीख लीजिए। आपकी इजाजत हो तो एक लाइन में मैं तरीका बता दूं कि आप जो पैसा कमाते हैं, तनख्वाह मिलती है, कहीं से आप कंसल्टेंसी लेते हैं, कोई बिजनेस नौकरी, आप बिजनेस चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो लोग निवेश सेविंग का मतलब क्या समझते हैं? आप क्या समझती हैं सेविंग का मतलब? अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, सेविंग का मतलब क्या है? अपनी सैलरी और बाकी चीजों से आप कलेक्ट करके रखते जाए। सेविंग का मतलब अपने बुढ़ापे के लिए अब सेविंग नहीं, मेरा सेविंग से मतलब जो आप बचाते हैं हर महीने, वो कैसे बचाते हैं आप? यही मैं बताता हूँ आप कैसे बचाते हैं। जो आपकी सैलरी आती है उसको आप अपने खर्च करते हैं, और जो बचा हुआ होता है, जो बचा हुआ होता है वही सेविंग होता है। पर सेविंग इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही आपकी सैलरी आए, कहीं से भी कमाई आए, सारे खर्चों से पहले 20% निकाल के एक तरफ रख दीजिए। 80% में गुजारा करना सीख जाइए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो मान लीजिए 40,000 है, वो 10,000 निकाल के एक तरफ रख दीजिए। ये सेविंग का यही एक मेथड है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले अपने खुद को सैलरी दीजिए, क्योंकि वो सैलरी तो आपके मकान के किराए, दूध वाले के बिल, ग्रोसरी के बिल, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह वगैरह, जो किराए पे रहते हैं किराए में चला जाता है, तो वहां ईएमआई में चला जाता है। आपकी कहां तनख्वाह आई? ये तो आपने उनके लिए कमाया। तो 20% निकाल के जो रखता है वही निवेश कर सकता है। आपने मेरे से पूछा निवेशकों के लिए एक सलाह, वैसे तो निवेशकों के लिए मेरे पास सलाह की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, पर मुझे लगा कि निवेश से पहले का मैं पहले स्टेप बता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद जी हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शरद कोहली जी, इकोनॉमिक एक्सपर्ट और मार्केट के विशेषज्ञ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे विश्व में अभी हालात बने हुए हैं और भारत किस तरीके से मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करके रख सकता है अगर वो अपनी कुछ रणनीतियां बना लेता है। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।